रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैजान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले आज अगर हम सियासत को छोड़ें, सारी बातें छोड़ें, करेंगे बात हम ज़रूर, लेकिन अगर हम बात करेंगे 23 मार्च को जो परेड थी 23 मार्च 1940 के हवाले से वो मौखर कर दी गई थी और आज के दिन इस्लामाबाद शक्करपारियां में तकरीब का इनेकाद था और बहुत अच्छे तरीके से तकरीब को लेके चल रहे थे। और इसमें इमरान खान साहब क्योंकि उन्हें कोविड इस वजह से वो खुद को सेफ किया हुआ कमरे में रखा हुआ, वो आज नहीं आ सके। उनकी जगह सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो आज उन्होंने परेड को संभाला। वहां पर आए मेहमान खुसूसी आरिफ अलवी साहब थे, उनके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब वो वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी ममालिक जिस तरह टर्की की बात करें, श्रीलंका की बात करें, भूटान की बात करें, तो वहाँ के भी आर्मी ऑफिसर्स जो थे वो यहाँ पर इस तकरीर के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपने अपने जो ममालिक हैं वो अपने अपने मुल्क के जो फ्लैग है, जो झंडा है वो गिफ्ट किया, वो पेश किया। आरिफ अलवी साहब को जो सदर मुमलिकत है उन्होंने पेश किया और एक यकजहती शो की कि पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ हमेशा हर हमारे पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और ये सारी स्ट्रेटेजी और ये जितना सब कुछ है, ये सारा रिजल्ट और ये इसका जो सेहरा है बाकी ममालिक के साथ इतना प्यार था और फौजी ताल्लुकात जो हैं फौज के, उसका सारा सेहरा जो पाकिस्तान आर्मी को जाता है, बाजवा साहब को जाता है कि इतना अच्छा उन्होंने इंट्रैक्शन रखी बाकी ममालिक के साथ कि आज के दिन पाकिस्तान का जो तारीखी दिन है, आज के दिन बाकी ममालिक के जो मुसल्लह फौज के सरबराह हैं वो खुद यहाँ पर आए और उन्होंने आके गिफ्ट दिए, अपना फ्लैग यहाँ पर दिया। इस पर हम भी पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी आर्मी के साथ है कि वो जवान के जो बर्फ पे खड़ा होके 6-6 महीने बर्फ के अंदर होके हमारे जो आर्मी जवान है वो पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, लोगों की हिफाजत करते हैं। अगर हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, हम आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हम शादियों पे जा रहे हैं, इवेंट्स पर जा रहे हैं, आज़ादाना हर जगह आज़ादाना माहौल का एंजॉय कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है? ये जो इतना आराम से हम बैठ रहे हैं यहाँ पर पूरी पाकिस्तानी कौम, इसके पीछे हमारी खाकी वर्दी है, इसके पीछे हमारी फौज है। तो उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। 23 मार्च के हवाले से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बेशक आज 25 है, लेकिन आज के दिन जो तकरीब मनसूख की गई थी, पोस्टपोन की गई थी आज के दिन पर, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। कोविड सूरत-ए-हाल की अगर बात करें तो कोविड सूरत-ए-हाल बदस्तूर घटती हुई जा रही है। कई पाकिस्तान से स्पेशली अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हुकूमत बारहा SOPs पर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रही है और आवाम से भी दरख्वास्त है, हुकूमत की भी, और मैं खुद भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर लॉकडाउन खत्म कर दिया गया था हुकूमत की जानिब से तो दैट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड खत्म हो गया था। हमने अपनी एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह इस्लाम हमें कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान सफाई है, तो लॉकडाउन में और ये जो SOPs है हमें सफाई की तरफ लेके जाते हैं और हमें चाहिए कि हम SOPs को फॉलो करें, अपने साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी जान को बचाया जा सके। इसके बाद नाज़रीन हम नेक्स्ट टॉपिक पर भी आएंगे। डस्का की अगर बात करें, डस्का इलेक्शन NF-75 का जो इलेक्शन था उसको भी मुलतवी कर दिया गया। अब उसके पीछे कोविड सूरत हाल है, उसके पीछे कोई सियासी सूरत हाल है क्या है। नून लीग ने एक पिटीशन दायर की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये पूरे हल्के में इलेक्शन होना चाहिए, 18 से 20 या 15 से 20 पोलिंग स्टेशन पे ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए। उनकी ये डिमांड है कि पूरे हल्के के अंदर ये इलेक्शन हो। इसके बाद अगर हम आए मरियम नवाज साहिबा की जानिब तो बहुत इंफॉर्मेटिव की बात है कि उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई है और वहां पर जाने से पहले, नैब के सामने पेश होने से पहले प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई। इस पर पूरे पाकिस्तान की जो कौम है उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो बिल्कुल हैं। इसके साथ साथ नून लीग के जितने सीनियर रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि हमने फैसला किया था इजलास के अंदर कि हम कबल गिरफ्तारी हम जमानत नहीं लेंगे, हम जमानत नहीं लेंगे, इससे हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो डिस्टर्ब होगा। हमजा शहबाज की अगर बात करें तो हमजा शहबाज साहब ने सारी जितनी पंजाब की कबीना थी उन सबको अपने पास बिठाया। मीटिंग शुरू होने लगी थी कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा और हमजा शहबाज साहब को अचानक पता चला
कि जमानत ले ली गई है। अब आधी नून लीग उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, आधी नून लीग की अपनी स्ट्रेटेजी है। अब राना सनाउल्लाह साहब की, खाकान अब्बासी साहब की बात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से, जिसमें कायरा साहब भी हैं, और उनसे दरख्वास्त की गई है कि जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, और उसके बाद जो नैब पेशी भी है, इस पे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से दरख्वास्त है कि वो भी इनके साथ है। इसके बाद सिविल जजेस का एग्जाम था, 3100 जो स्टूडेंट्स हैं, 3100 स्टूडेंट्स ने इसमें कंटेस्ट किया, और जिनमें खवातीन 896 खवातीन थी, और 2204 बॉयज थे, मैन थे। तो अगर इनके रिजल्ट की बात की जाए, 3100 स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ 8 को पास किया गया सिविल जजेस में। तो इसकी क्या वजह है? क्या ये देखते हैं कि अगर यूथ से जजेस में आ गई, जज में आ गई, यूथ अगर आगे आ गई तो फैसले बहुत अच्छे होंगे। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे बात। और लास्ट में अगर हम बात करें भारत की, चाय बेचने वाला जो वहां पर वजीर आजम बना हुआ है, हमारा जो वजीर आजम है वो तो कप जीत के आया था, और इंडिया का जो वजीर आजम है वो कप बेच बेच के चाय के, तो वो वहां पे वजीर आजम आया। इतना जुल्म सितम पूरी दुनिया देख रही, कश्मीर में क्या जुल्म किया गया अभी तक, वहां पर जुल्म की दास्तानें पूरी दुनिया के सामने है। इसके बाद जब किसी ने बहुत प्यारी बात की थी कि अगर किसी पे जुल्म करोगे तो अगर तुम नहीं रोक सकोगे तो कल तुम्हारे साथ भी जुल्म होगा, तुम्हारे अपनों के साथ भी जुल्म होगा। इसी तरह जब इंडिया वाले जुल्म कर रहे थे, भारतीय हुकूमत जुल्म कर रही थी, तब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, जब कश्मीर में लॉकडाउन लगा तो पूरी दुनिया खामोश थी। लेकिन अल्लाह पाक जो भी करता है बेहतर करता है। ठीक 1 से 1.5 महीने बाद पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लग गया, और लोगों को पता चला कि लॉकडाउन के अंदर क्या मुश्किलात आती है, किन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। लेकिन जो इज्जत पामाल की जा रही है कश्मीर में, बारहा कश्मीर का टॉपिक हम इसीलिए उठाते हैं कि कश्मीर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका कहना था कि कश्मीर शाह रग है पाकिस्तान की, और अगर हमारी शाह रग ही उस पर ही मसला आएगा तो किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। इन सारी बातों पर यहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले तो मेरे गेस्ट है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले वन एंड ओनली जिनकी फैमिली का, खुद का नहीं बल्कि जिनकी फैमिली का पाकिस्तान सहाफत में बहुत नाम है, पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद हर हुकूमत को बहुत गौर से देखते हैं, क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से उसको भी देखते हैं, क्या फॉल्स आते हैं उसको भी देखते हैं। तो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो साफ्ती फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैसल मुजीब शामी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगर हम बात करें अदलिया की, अगर हम बात करें कानून की, कि जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी अवाम के साथ ज्यादती होती है, तो उसका ध्यान अदालत की तरफ, अदलिया की तरफ, मौजूद जजेस की तरफ जाता है, वकला बरादरी की तरफ जाता है कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। और अब की बार पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शन जिस चैम्बर ने जीते, इरफान हयात बाजा साहब के चैम्बर, उनके जो लीड कर रहे हैं हाफिज इसराउल हक साहब, वो भी सब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं शमी साहब आप ही की तरफ आता हूँ। सर सबसे पहले तो आज जो 23 मार्च के हवाले से जो तकरीबात का आगाज़ किया गया, और कई ममालिक इस तरह के जो पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान कौम को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर आए, आज के दिन पर आप क्या कमेंट करेंगे शामी साहब? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, अपने प्रोग्राम में बुलाया। सर आपका प्रोग्राम 23 मार्च, सबसे पहले 23 मार्च के बारे से बात करें तो 23 मार्च का दिन हमारा एक कौमी दिन है, और एक ऐसा कौमी दिन है कि जिस दिन 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मुसलमानों ने पेश की ऑल इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इजलास में, जिसमें एक अलग मुल्क बनाने का फैसला किया गया। उसके लिए एक करारदाद बाकायदा तौर पर पेश की गई, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, और उनकी कुर्बानियाँ रंग लाई, और 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले इसका नजरिया पाकिस्तान का हज़रत अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का एक मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया जाए। और उसके 23 मार्च 1940 से पहले 1939 में इलाहाबाद में एक मुसलमानों ने एक इजलास हुआ, उसमें एक बाकायदा तौर पर हज़रत अल्लामा इकबाल ने अलग रियासत का मुसलमानों के लिए नजरिया पेश किया। और आज हम लोग मतलब खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसे अच्छे कायद मिले जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, कोशिश की, जिनकी कोशिश रंग लाई, और आज हम अल्लाह का शुक्र है कि आज़ाद मुल्क में, आज़ाद खुदा में सांस ले रहे हैं।
शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद इसको भी हम आगे लेके चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ कमेंट्स आज के दिन के हवाले से ले लें। आप सब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। आज के दिन के हवाले से सबसे पहले 23 मार्च आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। आज के दिन के हवाले से आप क्या कहते हैं? और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो जिन्होंने पाकिस्तान को लेके चले, मिशन को लेके चले, उनका प्रोफेशन और आपका प्रोफेशन भी बिल्कुल सेम है। तो आज के दिन के हवाले से कोई कमेंट कीजिएगा आप सर। बट सर बहुत शुक्रिया सर बढ़िया हम बात आपने की। 23 मार्च की अगर हम बात करें, 23 मार्च 1940 को देख लें तो पहली बात ये है कि ये तजदीद नौ का दिन है। वाह बेशक। वो बातें और वो चीज़ें इनको कंसीडर करते हुए हम लोगों ने उस दिन रेजोल्यूशन पेश की और उसको फिर कामयाब हुई और उसी के नतीजे में अल्टीमेटली 1947 के अंदर पाकिस्तान बना। मैं ये कहता हूँ कि सारी की सारी अवाम बहसीयत कौम उन तमाम के तमाम वाक़यात को दोबारा से याद करते हुए तजदीद नौ आज नए सिरे से इरादा करे कि हमने इस मुल्क पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी है और इसके साथ हम लोगों ने वफादारी करनी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब। अल्लाह करे इसी तरह यूँ दुआ गो हम भी हैं। अल्लाह पाक सबसे पहले पूरी कौम में से अगर किसी को अल्लाह ने हिदायत देनी है तो मैं दुआ गूँ कि सबसे पहले मुझे हिदायत दे, ताकि हम सब एक तो क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं हिदायत उसे देता हूँ कि जो हिदायत का तलबगार होता है। तो नाज़रीन यहाँ पे 23 मार्च की तो हमने बात की। इसके बाद शम्स मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। अब अगर हम ज़रा सियासत की तरफ दोबारा आ जाएँ, गिलानी साहब आपके सामने वो सेनेटर मुंतखब हुए और सेनेट में वहाँ पर चले भी गए और उसके बाद तमाम लोगों ने मिलकर, तमाम पार्टीज ने मिलकर एक्सेप्ट भी किया कि संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब क्या वजह ये कि बिलावल भुट्टो साहब बारहा बयान दे रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें उनका ये कहना है कि ये गलत फैसला हुआ है, इलेक्शन कमीशन को इसमें भी शामिल होना चाहिए, सिर्फ पार्लियामान ही इसके जिम्मेदार नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी इसका देखना चाहिए, अपडेट इसकी लेनी चाहिए। तो इस पर और उनका ये भी कहना है कि चेयरमैन हमारी तरफ से कौम का जो पाकिस्तान का चेयरमैन है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है और हम नहीं मानते संजरानी साहब को। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं शामी साहब? हम देखेंगे आज उन्होंने दरख्वास्त भी दी थी चेयरमैन साहब के खिलाफ, गिलानी साहब की वो रद्द हो गई दरख्वास्त जो खारिज कर दी गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन कह दिया है जी कि अब आप अदमियत मान लें। अगर आप कहते हैं कि आप नहीं मतलब मानते हैं उनको संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट को, आप एक अदमियत मान लें, दोबारा से आप उनको हटा के आप अपना चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब को मुंतखब कर लें। लेकिन देखें ना कि अब बिलावल साहब जो हैं वो इस वक्त उनका पीडीएम भी चल रहा है। फिर दूसरा है कि उन्होंने जरदारी साहब ने और नून लीग के भी खिलाफत हुई है। अब इसको चेयरमैन से जैसे गिलानी साहब को जितवाया गया मुतहद हो गए, और लेकिन उनकी नज़र में वो इसलिए है कि वो देखें ना चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन हुआ वो बहुत क्लोज था। बिल्कुल उसमें मैं गिलानी साहब तकरीबन 6 वोट से हारे हैं। बिल्कुल। और 7 वोट उसमें से समझ लें कि वो रिजेक्ट हो गए। बिल्कुल। तो इसमें कुछ ना कुछ तो खिचड़ी तो है। अब लेकिन ये देखें ना कि अदालत की तरफ से कहा गया कि पार्लियामान जो है कानून पास करती है, रियासत को चलाती है, बनाती है, मतलब आइन जो बनाती है, जिन्होंने एक मतलब प्लेटफॉर्म है कि उनके पास है, तो उसमें वो कहते हैं अदलिया को ना घसीटें जी। वो कहते हैं हम अदलिया को उससे बाहर रखा जाए। लेकिन शामी साहब इसमें मैं ये भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब पार्लियामान के अंदर ये सवालात हुए, जब पार्लियामान के अंदर ये इसके जवाबात मिल गए, पार्लियामान के अंदर इलेक्शन भी हो गए, और जब पार्लियामान की जो कानून साजी है या जो उसका जितना भी अमल दरामद करवाया गया है, पार्लियामान सुप्रीम आप बेहतरीन जानते हैं, तो पार्लियामान का जो फैसला है उसको अगर चैलेंज करना, कोर्ट में लेके जाना, तो क्या ये पार्लियामान को डीवैल्यू नहीं करता? सर बिल्कुल करता है, क्योंकि पार्लियामान जितने भी हैं वो हमारे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो उन्होंने मुंतखब किए हैं, उनके नुमाइंदे पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। और ये पार्लियामेंट देखे ना, वो इसलिए कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट का वो देखे ना 6 वोट थे जो रिजेक्ट हुए, वो पीडीएम के थे जी। एक 7वां और एक वोट जो था 7वां, उसका नहीं पता लगा वो जाया हुआ किसका वोट है, वो उनका में नून लीग का पीटीआई का अपना वोट था जो जाया हुआ। अब 6 वोट जाया हो गए, 6 वोट अगर वो पड़ जाते तो उनका बराबर हो जाता और 1 वोट से फैसला था। अब वो यही उनके लिए तो यही है, क्योंकि देखें हम जब चेयरमैन साइड साहब बने, जब इलेक्शन हुआ तब भी बहुत क्लोज मार्जिन था। उससे पहले भी जब गिलानी साहब चेयरमैन और सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए, मेंबर सेनेट बने, उस वक्त भी उनका बहुत क्लोज मार्जिन था। उस वक्त भी उनके वोट ज़ाया किए गए थे, लेकिन उस वक्त उनको गिलानी साहब जीत गए, उनको पीडीएम जीत गई थी और हुकूमत को शिकस्त हुई थी। और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने पूरा जोर लगाया था उनके साथ। असल तो जरदारी साहब का था, उन्होंने कहा कि मैं अपना गिलानी साहब को अपना सेनेट में बना दूँ, मतलब सेनेट में ले आए।
और दूसरा देखिए चेयरमैन साइंट जी है, इसलिए जरदारी साहब ने भी उनको तवज्जो इसलिए दी कि उनका काम था सर एक मेंबर पहुंच जाए और गिलानी साहब बेनजीर साहिबा के बहुत करीबी साथी में से एक है। और अगर मतलब ये इस वक्त इनका अपना था कि मतलब जो रिपोर्ट जाया करवाए गए हैं, अच्छा। और ये इनका हक है कि भाई ठीक है आप अदालत में जा सकें, लेकिन जब इनके फैसले अपने खुद करने चाहिए। एक फैसला हो चुका है, अदालत ने भी कहा जी अपना जब उनको आज फैसला लगा कि आप अपना पार्लियामेंट जो है खुद इस मसले का हल निकालें। अब इनको चाहिए कि अब एक चलो हो गया, अब ठीक है वही बात है जब मौजूदा अदालत ने की, अगर आपको नहीं तो आपने फैसला निपटाए आप आदमी तो मान लें तो ठीक है, अगर आप ला सकते हैं, आप समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे तो आप कर लें, आदमी तो मान लें दोबारा सिलेक्शन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये सारा मसले खत्म हो इस इलेक्शन की अगर हम बात करें, जब ये इलेक्शन वोटिंग स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले जो कायम मकाम स्पीकर थे, जो चेयरमैन थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी का वोट जाया होता है, अगर कोई स्टैंप गलत लगा देता है, अगर कोई स्टैंप ऊपर नीचे लगा देता है, कोई गलती से दूसरे जो कैंडिडेट है उसके ऊपर स्टैंप लगा देता है, तो उसका फौरन उसका वोट दोबारा डलेगा, उसको नया बैलेट पेपर मिलेगा। तब जब ये वोट आया हुए तब तो पीडीएम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो तब तो वो सामने नहीं आए, तब तो उन्होंने नहीं कहा कि हमें नया बैलेट पेपर दें। तो ये जब संजरानी साहब सिलेक्ट हो गए, हर चीज हो गई, उसके बाद अचानक ये करना, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें संजरानी साहब पहले भी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं जी, और इसमें बहुत से मेंबर जो हैं वो उनको लाइक भी करते हैं, और उनका मतलब एक तो बलोचिस्तान के हवाले से भी है कि बलोची भाई हैं हमारे बुजुर्ग भी हैं, और उनका एक तवील अर्सा सियासत में भी हो चुका है। फिर उनको मतलब पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश थी और बहुत से मेंबरान की ख्वाहिश थी कि संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए। ठीक है। अब वो चेयरमैन सेनेट बन गए और ये सब कहा था कि मौके की बात थी कि मतलब एक चीज हो गई। तो जरदारी साहब ने कहीं नून लीग को हाथ तो नहीं कर दिया? सर देखिए जरदारी साहब ने पीडीएम उन्होंने कह दिया ना कि हम इस्तीफे नहीं देंगे असेंबलियों से। बिल्कुल, मतलब पहले तो पीडीएम के लारा लगाते नहीं इस्तीफे देंगे देंगे देंगे, अब भी वो कह रहे हैं हमने ओपन के हमने इस्तीफे नहीं देने। और आज भी पीपल पार्टी कमेटी का जो उनका बयान है उसमें कह रही है अब अगर आप इस्तीफे देते हैं जी, तो आप पंजाब से शुरू करें पहले, पंजाब से शुरू करते करते, क्योंकि वो तो उन्होंने ओपन कह दिया हम सिंध हुकूमत कुर्बानी नहीं दे सकते। और ये तो बहुत से दोस्त हम पहले भी कह रहे थे कि उन्होंने सिंध हुकूमत नहीं छोड़नी, उन्होंने सर उन्होंने देने नहीं। बिल्कुल यही पे उनका सारा इख्तलाफ शुरू हुआ। और दिन मतलब मियां जरदारी साहब ने मियां नवाशी साहब को फोन भी किया, तो मियां साहब ने फोन सुनने से इनकार कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं, मसरूफ हूँ। उसके बाद फिर ओपन उन्होंने जरदारी साहब ने इसके बाद फिर उन्होंने कहा हमने इस्तीफे नहीं देंगे। लेकिन शायद खजाना अब्बासी साहब को टारगेट दिया गया कि पीपल पार्टी को राजी किया जाए कि मतलब उनसे किया जाए। और फिर कल जब मरीम साहिबा की जो पेशी जो होनी है उसमें जो कह रहे हैं कि पीपल पार्टी और नून लीग के जो काफी कह रहे इकट्ठे फजलुर साहब और कायरा साहब इकट्ठे करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप शाम साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब कि पीडीएम के अंदर जो 11 जमातें हैं वो इकट्ठी तो जरूर है, खाते चाय पीते बिस्किट खाते हुए जी बिल्कुल, कि जब मफाद की बात आती है तो तमाम पार्टी अलग। शम साहब मैं यहाँ पर ब्रेक लेता हूँ, आपको पता ब्रेक लेना बहुत जरूरी है और प्रोड्यूसर साहब की जानिब से बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो आप सब मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तो हमने यहाँ पर शामी साहब से तज्जिया लिया, उसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा को प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई है इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो नैब में उनकी हाजिरी है, जो उनकी पेशी है वहाँ पर नैब में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ जाना, अपने कारकुनान को साथ लेके जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और वहाँ पर रेंजर्स तैनात कर दी जाना, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? इस पर बात करेंगे। नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद अपनी गुफ्तगू को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर आप इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू सुन रहे थे और इसमें मेरा हमेशा एक चीज़ कहना है कि जब भी कोई सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हो तो आप स्पेशली जो यूथ है मैं उनसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली कि जब भी सीनियर्स यहाँ पर मेहमान गेस्ट बैठे हों तो आपको चाहिए कि आप कॉपी पेंसिल जरूर रखें। कोई ना कोई आपके जो सवालात उनके जवाबात, आपको एक जवाब नहीं बल्कि जवाबात उसके मिलेंगे क्योंकि सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद है। अफसर मैं आपकी तरफ आता हूँ। साहब सर कोई गरीब बंदा हो, उसके कोई केस चल रहे हो तो उसको 20-20 साल डेट में उसको इंसाफ नहीं मिल रहा होता। अगर किसी और की बात करें तो उसको अदालत के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर, आप बेहतर जानते हैं, वहां पर कत्ल कर दिया जाता है, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होती। लेकिन ये क्या वजह है कि मरियम नवाज साहिबा जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ भी बोलती हैं, पाकिस्तान अवाम के खिलाफ भी बोलती हैं और काफी हद तक उन्होंने पाकिस्तान जो नेशन है
उसको डिवैल्यू किया है, तो फिर भी इनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाना और नैब के सामने नैब ने जो इनके गिरफ्तारी के ऑर्डर्स थे नैब के पास, वो मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने कह दिया कि इसको मंसूख कर दिया जाए। उन्होंने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल मरीम नवाज साहिबा को दे दिया। पहले आप इसका बताइएगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी पे हम लेके अगर आपसे मैं मजीद भी क्वेश्चंस करूं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया कि क्या बात है जी कि जो बड़े लोग हैं उनको तो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मिल जाती है, जबकि दूसरे लोग हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि नहीं मिलती। पहली बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट जो है समझना जरूरी है कि हिफाजती बेल होती क्या है। ये जिस तरह से अबूरी जमानत हम लोग दूसरे ऑफेंसेस के अंदर करवा लेते हैं, इसी तरह की ही एक नोयत है ये जो प्रोटेक्टिव बेल है। दफात इन दोनों की सेम है, वो भी 498 फौजदारी जो केस है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें उसके तहत हम लोग सील करते हैं। और ये जो प्रोटेक्टिव बेल है ये भी उसी लॉ के तहत आती है। अब सवाल ये है कि प्रोटेक्टिव बेल कब सील की जाती है और प्री अरेस्ट बेल कब सील की जाती है। प्रोटेक्टिव बेल का जनरल कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी किसी बंदे को एप्रीहेंशन हो कि उसके खिलाफ मुकदमा किसी दूसरे शहर के अंदर दर्ज हो, और अगर वो ट्रैवलिंग करने के लिए ट्रैवलिंग करता है और रास्ते में पकड़े जाने का खदशा है, तो वो उसी जगह पर जहां पर उसकी रिहाइश है या जिस जगह पर वो मौजूद है, जहां उसको इत्तला मिल जाए कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो वो उसी जो जिले की जुरिस्डिक्शन बनती है उसकी सेशन अदालत में से जाके प्रोटेक्टिव बेल ले लिया करता था। अब मसला ये बना है कि ये जो प्रोटेक्टिव बेल के इख्तियारात हैं ये सेशन अदालतों से लेके हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली आ गए हैं। तो हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि जब वो ये समझे कि ऐसा बंदा या ऐसा शख्स जो कि इनोसेंट है कानून की नजर में, जिसके खिलाफ कोई सफिशिएंट मटेरियल मौजूद नहीं है, जिसको जो है ना वो बेगुनाही के जुमरे में पकड़े जाने का खदशा हो, तो हाई कोर्ट ये समझे तो उसे हिफाजती बेल दे सकती है। तो मरियम नवाज साहिबा को भी इसी जुमरे के अंदर ये बेल दी गई है। अब पहली बात ये है कि बेशुमार मुकदमात जो हैं वो पहले से इनके खिलाफ मौजूद हैं, जिसमें ये नैब के पास भी पेश होती रही है, हाई कोर्ट के अंदर भी, और इस तरह से मुख्तलिफ अदालतों के अंदर इनका पेश होना जो है वो सामने आता है। अब बात ये है कि पहली बात आपने जैसे लास्ट सेगमेंट के अंदर बात की कि इन्होंने ये कहा था कि हम लोग किसी किस्म की हिफाजती बेल लेंगे कि नहीं लेंगे, ये उनका पर्सनल मैटर है कि वो लेते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ये किस तरह की गैर जिम्मेदाराना और गैर जानबदाराना किस्म की उनकी स्टेटमेंट है, और फिर उसके बाद दोबारा से अदालत से रजू करने के बाद हिफाजती बेल ले लेना, मैं ये समझता हूँ ये उनका राइट है। अब बात ये है कि ये प्रोटेक्टिव राइट का जो बेल का राइट है ये तमाम के तमाम शहरियों के लिए मौजूद है। कानून की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ। अच्छा, अब इस लॉ की बात करें तो वो लोग जो कि इस कानून से वाकिफ हैं वो जाके अपनी हिफाजती बेल करवा लेते हैं हाई कोर्ट से, और जिन लोगों को नहीं पता वो रह जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे बात ये है कि देखें अदालतों के अंदर जाना हर बंदे के बस की बात नहीं है। आपने सुना होगा कि अल्लाह की ज़ात पनाह में रखे अस्पतालों से और इन अदालतों से। अब बात ये कि जो भी बंदा गरीब आदमी जिसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो चुका है वो अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट में अगर जाता है तो हाई कोर्ट के अखराजात हैं, वहां तक जाने के लिए उसको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो लोग वहां पर नहीं जाते हैं और छुप छुपा के उन्हीं अदालतों के अंदर से अपनी बुरी जमानतें करवा लेते हैं। तो ये भी बड़ी बात नहीं है, कानून दोनों के लिए मौजूद है। सेक्शन 498 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो भी बंदा ये समझता है कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, हाँ अलबत्ता ये बात जरूरी है, पहले ये जो इख्तियारात थे वो सेशन कोर्ट के पास थे, लेकिन अब वहां से उन्हें हाई कोर्ट के पास आ गए हैं कि सिर्फ हाई कोर्ट ही जो है फांसी बेल दे देती है। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए, अगर हम न्याय पेशी की बात करें तो वहां पर जब भी न्याय पेशी होती है, आप देखते चाहे शहबाज शरीफ साहब की हो, हमजा शहबाज की हो, तो वहां पर कारकुनान को बुलाया जाता है, कसीर तादाद में कोशिश की जाती है कारकुनान को इकट्ठा किया जाए। बल्कि जब भी इस तरह के पेशियां होती हैं तो हमारे सीनियर रिपोर्टर है अतीक शाह साहब, वो भी वहां पर मौजूद होते हैं, वो अच्छे तरीके से उसको देखते। तो कारकुनान को साथ लेके जाना, ये आप क्या समझते हैं कि ये इदारों के ऊपर प्रेशराइज करना इदारों को, इसलिए साथ लेके जाए? साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोग रोजाना यही सफर कर रहे हैं। हमारे तो ऑफिस के बिल्कुल सामने जनाबली उन्होंने रोजाना जनाबली वहां पर वो तगारे होते हैं, फरदार दफ्तारें, और उसके बाद कंटेनर खड़े किए होते हैं। हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम है, बड़े मसाइल है। अच्छा, एक बात ये है, 2 मसाइल जो है हमें वहां पर फेस करना पड़ रहे हैं। एक तो ये है कि जब भी इनकी पेशी होती है, मेरे ख्याल में हफ्ते में 3 दिन तो इनके लिए जो ना मुस्तकिल तौर पे फिक्स है, कभी कोई साहब आ रहे हैं, कभी कोई साहब आ रहे हैं, उसके बाद ये रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा, अब आपने जो बात की है कि ये इतनी पब्लिक को साथ लेके आते हैं, इसका पर्पस क्या है? आप अल्टीमेटली देखें, कानून अगर हम लोग देखें तो कानून हमेशा चीजें इन्फर करता है
कि जो हालात वहां पर मौजूद हो, सर्कमस्टांसेस वहां पर मौजूद हो, उन हालात को देखते हुए कोई भी अपना फैसला जो ना वो उठा। अब मैं उस कानून की नजर में देखूं, देखें आम हालात में अगर कोई भी मुलजम अदालत के अंदर आता है तो उसके साथ बड़ी मुश्किल से एक आध लोग, दो लोग आ जाएंगे। अब इस तरह के हालात में जो कि स्पेशल किस्म के सर्कमस्टांसेस हो, जब इस तरह मतलब ये कि इन्फ्लुएंशियल लोग हों, जब पॉलिटिकली बात हो, इस तरह के फिगर्स वहां पर मौजूद हों, तो फिर ये है कि अपने साथ लोगों को लेके आ जाते हैं। अच्छा, इसके दो पर्पज होते हैं। बट सर पहली बात ये है कि लोगों की हमदर्दी को सीख करने के लिए ये लोगों को साथ लेके आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे ये बताना चाहते हैं इन अदारों को कि आप लोग जिस तरह से भी करना चाहते हैं, ये अवाम हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों को शायद याद होगा 2016-17 की बात है जी, जब टर्की के अंदर जो है वो उन्होंने आर्मी वाले जो है ना वो आना चाह रहे थे, मार्शल लगाना चाह रहे थे, तो लोग उनके सामने लेट गए थे। आपने देखा था कितनी वहां पर मतलब ये है कि शातें भी हुई, सारे के सारे मामला। तो अब ये लोग भी चाहते हैं कि लोगों की हमदर्दी हमारे साथ शायद कि उसी तरह की हैं कि लोग हमारे लिए जो इन टैंकों के आगे या इन कंटेनर्स के आगे लेट के ना हमारी जान बचाने की खातिर ये करेंगे। मैं ये कहता हूं कि इन सारे के सारे मामला से मावरा होकर हम लोगों ने इस मुल्क को बेहसियत इस कौम के नुमाइंदे हम लोगों ने ये बात सोचनी है कि क्या कोई भी ऐसा हमारा किया हुआ एक्ट या कोई हमारी दी गई स्टेटमेंट जो है क्या इस मुल्क के बाशिंदों के गले न पड़ जाए। अब देखिए किस तरह से गैर जिम्मेदाराना तौर के ऊपर हम लोग मीडिया के ऊपर बैठ के टॉक शोज कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग मीडिया के ऊपर आते हैं, हम लोग इस अवाम के खिलाफ, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इन अपोजिशन वालों के खिलाफ और अपोजिशन जो है गवर्नमेंट के खिलाफ। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं बड़ी माजरत के साथ आपके प्रोग्राम की वसासत से ये बात करता चलता हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम लोग इमेज क्या देना चाह रहे हैं। देखिए मुल्क जो है, जो कौमें तरक्की करती हैं वो अपना इमेज देती हैं, वो अपनी बातों से, अपने इशारों से, अपने काम से जो है ये चीज वाजे करती हैं कि हम लोग कितने मुखलिस हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कितने गैर जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर बयानबाजी करते हैं, फिर उसके बाद रिट्रीट कर जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि ठीक है जिस तरह से भी है, लेकिन देखना चाहिए कि अदारे इस मुल्क की बका के लिए हैं, इन अदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कानून के अंदर मौजूद है प्रोविजन। देखिए मेरा किसी भी किस्म के ऑफेंस के साथ अगर कोई तल्लक नहीं है, बट साहब आपको कोई तल्लक नहीं है, आम पब्लिक में से किसी का तल्लक नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात करिए, जो अदारे हैं, अगर ये समझते हैं कि कोई बंदा इस किस्म के हालात से या इस वकूए के साथ कोई मुताबिकत रखता है तो वो उसको बुला सकते हैं, कानून मौजूद है, इसके ऊपर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आप साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शामी साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मरीम नवाज साहिबा की जो प्रोटेक्टिव बेल है, इसके ऊपर आप माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जितने उनके सीनियर रहनुमा हैं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक धड़ा जो है वो इस हक में है कि मरियम नवाज साहिबा को बेल ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर पंजाब की बात करें और अगर हमजा शहबाज की बात करें तो उनको तो बताया भी नहीं गया, बल्कि वो तो लाएअमल तय कर रहे थे कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। लेकिन उन्हें अचानक पता चला कि मरियम नवाज साहिबा को बेल दे दी गई है, प्रोटेक्टिव बेल उन्हें मिल गई है, उन्होंने अप्लाई की हुई थी। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग में कोई वाज़ेह दो धड़े नजर आ रहे हैं आपको शामी साहब? सर वाज़ेह दो धड़े देखें ना कि ये मोहतरम हमजा साहब और मरियम साहिबा जो है इनका इख्तलाफात कोई आज की बात तो नहीं है जी, पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा इनकी पार्टी के इनके इख्तलाफात सामने आते रहे, हमजा साहब के भी और मरियम साहिबा की जी। और जब लास्ट टाइम याद होगा जब मोहतरमा कुसुम नवाज साहिबा का इलेक्शन था दिन में, तो उस वक्त भी इनकी आपस की इख्तलाफात सामने आए थे वोटिंग के हवाले से, उम्मीदवार कैंडिडेट के हवाले से। लेकिन देखिए ना प्रोटेक्टिव बेल तो हर एक मतलब उनका हक है कि लेनी चाहिए जमानत है एक। और फिर देखे ना एक लीडर मरियम साहिबा, इस वक्त उनका एक मरियम नवाज साहिबा जो है मियां नवाशी साहब जो है मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। बिल्कुल, तो देखें उनके मतलब इस वक्त मरियम साहिबा जो है वो सदर भी हैं नून लीग की, नायब सदर, तो उनका हक भी है। और देखें अब उन्होंने पेशीदे उनकी होनी है, उनको एक टारगेट दिया गया है सब कारकुनों को, मतलब ये तो चलो था वो, लेकिन अच्छा पैदा हो गया। ये आप अच्छी बात करने लगे थे, क्या आपको सदर वाली बात पता होगी, क्या कारकुनान को बुलाया गया है? हाँ जी सर, इख्तलाफात चलो उनके से खत्म हो गए, लेकिन अब नया उनका टारगेट ये दिया कि हमजा साहब और मरियम साहब उन दोनों का ये है कि अपने जितने भी इनके कारकुनान मतलब जितने MP हैं, MNAs हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनको टारगेट दिया गया कि आपने 20 बंदा 200 कारकुन जो है आपने ले लिया उनकी पेशी पे। और उसमें अब PDM के भी कारकुन आएंगे और पीपल्स पार्टी के भी आएंगे, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी उनके जो रैली निकलनी है, रैली की सूरत में मरियम साहिबा जाएंगी। हालांकि उन्होंने कहा था जी कि अब मरियम साहिबा अकेली हैं,
जी। लेकिन मरियम साहबा और फिर अदालत ने भी कहा कि अगर कोई सूरत हाल पैदा होती है तो ये हुकूमत रियासत का काम है, इसमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, जिसको अगर कुछ होता है मामला तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये हुकूमत का काम है, ये अदालत का काम नहीं। क्यों कि उन्होंने अदालत ने तो उनको फ्री हैंड दे दिए और हुकूमत ने आज में हमने फौज और रेंजर का भी तैनात करके गई है कि जब मैं पेश लेकिन ना मुस्लिम लीग के कारकुन हमारे ऐसे माशाल्लाह जाने हैं कि याद होगा लास्ट टाइम जब हमदा साहब की गिरफ्तारी के लिए जब मॉल्टन में पेश गए थे ये नैब वाले, तो वो सारा दिन वो नून लीग कारकुन जो है समझ लें कहते हैं शीशा पलाई दीवार उनके आगे सामने बंद खड़े हो गए थे और हमदा साहब को गिरफ्तार नहीं कर सके थे। और ये इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के बाद उस वक्त नून लीग के मियाँ साहब हमदा साहब भी और मरीम साहिबा भी इस वक्त मकबूलियत की टाइम पे है, इनका मकबूलियत की नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब बारहा इनके दरमियान में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई और इख्तलाफात बनाने नहीं होता है ना सर जी। तो अब उन्होंने तो आज तक कोई इस तरह के इख्तलाफ नहीं किए, दोनों भाई मिलकर हुकूमत करते रहे। तो आप क्या समझते हैं कि हमजा और मियाँ मरियम नवाज साहिबा क्या दोनों उन्हीं की पॉलिसी अपने बड़ों की पॉलिसी को लेके चलेंगे या अलग-अलग अपने पॉलिसी इख्तलाफात तो चलो होते हैं, लेकिन हमजा जो है वो अपने ताया जी जो नवाज शरीफ साहिबा को उनको लाइक करते हैं, उनके साथ मतलब उनका रब्ता भी रहता है, मतलब उनके वो उनसे हिदायत भी लेते हैं हमदा साहब। लेकिन हमदा साहब का ये है नुकसान है कि उन्होंने लाहौर में गलत फैसले किए हैं, जिस वजह से पार्टी का नुकसान भी हुआ। बेशुमार बंदे उन्होंने रखे हैं, बेशुमार का नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ये सबको पता है। और कारकुनों में भी इख्तलाफात रहा है। फिर उसके बाद जब इन्होंने लास्ट टाइम पंचायती इलेक्शन की टिकटें बांटी हमदा साहब ने, उसमें भी बहुत से कारकुनों को उनका हक नहीं मिला, उनके जो नीचे थे उन्होंने पैसे लेके कारकुन, इसलिए कारकुन जो है हमदा साहब से प्यार भी करते हैं, लेकिन जो बहुत से कारकुन है बीच में उनसे नाराज नहीं है। और इसी तरह मरियम साहबा भी हर दिल अजीज हैं और जहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन मरियम साहबा जो है उनके अंदर एक उनकी तकरीर देख लें, बोलने का अंदाज देख लें, मतलब ऐसा ऐसा वो डेवलप कर रहा है, वो उनका तजर्बाकार है। अब इन्होंने इख्तलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन देखें ना अपना खून है इनका वो चर्च, अब उन्होंने मतलब कुछ भी इख्तलाफात हो, लेकिन मैं ये हूँ भाई बहन में कोई लड़ाई भी हो तो मिलके फिर एक टाइम पे लड़ेंगे, दूसरी तरफ फिर इकट्ठे बैठे। तो सर ये जो सारी लड़ाई चल रही है जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस सारी लड़ाई से अवाम को क्या फायदा, अवाम को क्या रिलीफ है, महंगाई कम होगी इससे? सर अवाम को तो रिलीफ हुकूमत ने देना, अवाम को तो ये है। लेकिन ऑपोजिशन कर रहे हैं तो ऑपोजिशन के अपने मफादात को देख रही है, वो अवाम को नहीं देख रही। सर देखिए यहाँ पर सियासत हर जमात जो है सियासत अपने मफादात के लिए कर रही है। पीपल्स पार्टी मफादात अपने, नून लीग के अपने, काफ लीग के अपने, तहरीक इंसाफ उनकी अपने। अब ये महंगाई कम करना ये इनका अपोजिशन का काम नहीं। अपोजिशन सिर्फ शो पे जा सकती है कि महंगाई कम करने के लिए दबाव डाल सकती है वहाँ गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट का काम है कि महंगाई कम करे। अब अपोजिशन ने तो शो पे जाना, लेकिन हुकूमत का काम उसको देखिए कंट्रोल करे। बिल्कुल आप ठीक है, अपोजिशन महंगाई खत्म नहीं कर सकती। लेकिन जैसे याद होगा यूब खान साहब के दौर में 10 पैसे चीनी महंगी हुई थी तो वहाँ सड़कों में बाहर आ गई थी और उसको उनके अंदर प्रेशर पड़ा है कि वो पूरी दुनिया में तमाशा ही बना और सबने देखा है क्या हुआ। लेकिन हम आज के दौर में जो है अपोजिशन महंगाई के खिलाफ जलसे भी कर रही है, धरने भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो हुकूमत जो है उसके टच से मस नहीं होता। सर आप बिल्कुल शमशा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी दुआ गो हैं। जितनी पार्टीज की अगर बात करें तो यहाँ पर लम्हा फिक्री है कि सबको अपने मफादात की। आप सब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा जितनी भी दीगर जमातें हैं उन पर जिम्मेदारी डाली जाती है। आप लास्ट में बिल्कुल ये बताइएगा कि एज एन नेशन, एज एन कौम हमारी क्या जिम्मेदारी, क्या हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं? फौज की अगर बात करें, फौज कुर्बानियां दे रही है, वो अपने शहीद पर शहीद उठा रही है कि पाकिस्तानी कौम सेफ रहे, तरक्की करे। तो वहां पर सिर्फ फौज की कुर्बानी देना काफी है या हमें जो इंटरनली पाकिस्तान के अंदर जो कई इस तरह के लोग हैं, अगर इमरान खान साहब की वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, मेजर अजीज भट्टी की बात करें उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, इस तरह के कई, अमानुल्लाह खान साहब की अगर हम बात करें, मरहूम अमानुल्लाह खान साहब, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो क्या वजह है कि जो पॉलिटिशियंस आप साहब वो पाकिस्तान को उसकी वैल्यू बढ़ाने की बजाय उसको डिवैल्यू कर रहे हैं? प्लीज लास्ट में कमेंट कीजिए। बट सर सबसे अहम बात ये है कि मुल्क सिर्फ कुर्बानियों से नहीं चलते, मुल्क कुर्बानियों के साथ साथ जिम्मेदारियों से चलते हैं। हम में से हर बंदा, हर अदारा, हर शख्स जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा और सारे मामलों से होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो तरक्की नहीं हो रही, जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही, इसके पीछे क्या वजूहत? सर इसकी वजह ये है कि इसके मजमूम मकासद जो है ना वो कोई और है। यहाँ पर हर बंदा अपनी जाती जो है मुफाद की जंग लड़ रहा है
जब तक ये जाती मफाद की जंग खत्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब देख जैसे भी रात मैंने बात की है, मैंने कहा कि इन्होंने कल बल्कि अभी ये शामी साहब ने बात कर दी कि रेंजर भी बुला ली, पुलिस की भी बात कर लें, वो भी आ गई, उन्होंने कह दिया कि 200 बंदा जो है हर बंदा लेके आए। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये मतलब मुल्क के मफाद की खातिर ये बात कर रहे हैं या इससे मुल्क को कोई रिलीफ लेके देना चाह रहे हैं? भाई अगर गिरफ्तारी है उनकी है, पेशी है तो उनकी है, आप आके जवाब दें। इस अवाम के जो काम करने के वो काम करने दें, उसकी तरफ इनको नहीं दिया आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर बात की जाए, जब उनको भी नैब ने पेशी पे बुलाया था तो तब भी उन्होंने तो बारहा कहा था कि मैं अपने सारे कारकुनान को साथ लेकर आऊंगा, मैं अपनी डंडा बरदार फौज को साथ लेकर आऊंगा। तो जब पीडीएम के सरबराह इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मरियम नवाज साहिबा भी तो इस तरह की बातें करेंगे। बट सर पहली बात ये कि मैं तो पीडीएम की जना उम्मीद नहीं समझ सका। जब हमने अमूमन ये देखा है कि जब पार्टीज मिलने के बाद कोई एक पार्टी बन जाती है उनकी अपनी इंडिविजुअल शनाख्त खत्म हो जाती है। लेकिन वल्लाह ये अजीब पीडीएम बनी है कि हर बंदे की इंडिविजुअल शनाख्त है। पीपल पार्टी या नून लीग वाले नून लीग क्या है, जेयूएफआई वाले, मतलब जितनी भी पार्टीज हैं 11 की 11, उन सभी की इंडिविजुअल शनाख्त है। तो फिर पीडीएम कैसी है? मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक मकसद के लिए तो ये शायद कि यूनाइट हो गए हों, वो ये कि हम लोग इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देंगे, इसके अलावा उनका कोई पर्पज नहीं हो सकता। सब आपका बहुत शुक्रिया। मैं शामी साहब लास्ट में आपकी तरफ बिल्कुल लास्ट में कमेंट कीजिएगा। कोविड सूरत बहुत बिगड़ती हुई जा रही है, जो हमारी आवाम है, हमारे लोग बहन भाई हैं, वो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, इससे पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ रही है। तो सर आपका माशाल्लाह आपकी ओपिनियन को लोग रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप क्या ओपिनियन, क्या एक मशवरा देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम में? यही कहना चाहते हैं कि मतलब एक कोरोना की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, रोज खबरें लग रही हैं, अखबार में ये चीज भी है, जैसे कि मतलब इमरान खान साहब को भी खबर आई थी कि उनको भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, उनकी अहली को भी कोरोना हो चुका है। और मतलब कोरोना को हम लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। हम लोग आज मतलब कहते हैं कि लॉकडाउन लग जाए तो हम घर में बैठ जाए करने, लेकिन आप बाजारों में चले जाए, मार्केट में चले जाए, रोड पे चले जाए, सड़कों में चले जाए, तो मतलब देखने सूरत हाल आपको लगता ही नहीं कोरोना की सूरत हाल है। और मेरे को कल दोस्त हमारे आए थे बाहर से, वो बता रही अब तो अगर कि गैर ममालिक में, गैर मुल्क में कोरोना घर से बाहर निकलते हैं कोरोना लॉकडाउन में, तो आपको 5,000 पाउंड या 5,000 डॉलर जुर्माना है। और अब मतलब आपने निकलना है तो अपने बता के निकलना है। यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे कानून तो आप बनाते हैं लेकिन कानून पे अमल नहीं करते। अब एसओपीज पे अमल नहीं हो रहा, बाजार चले जाए और सड़कों पे जाए, लोग बगैर मास्क घूम रहे हैं, तो सारा कुछ हो रहा है। मतलब जब तक अपनी एहतियात नहीं करेंगे तो ऐसा मर्द है कि ये मतलब कुदरत की तरफ से नहीं, ये बनाया गया एक मर्द है। और इसके एहतियात सिर्फ ये एहतियात, जैसे हम लोग बचपन सुनते थे जरासीम में डिटॉल इस्तेमाल करें, स्प्रेड लगाएं, प्लान करें, तो ये वही आप उसको जरा एडवांस शक्ल उन्होंने दे दी है जरासीम की। सर अब इसका सिर्फ ये है कि इसका इलाज कोई नहीं है, सिर्फ एहतियात है। जैसे मतलब सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, घर से सिर्फ उस वक्त निकलें जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, बाजारों में ना जाएं, बिला वजह बाहर ना निकले, बस एहतियात करिए, इसका इलाज। सब बहुत शुक्रिया आप सब। बिल्कुल अल्लाह पाक से दुआ है। आप सब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लास्ट एक लाइन में प्लीज कमेंट कीजिएगा, स्पेशली जो आपके वकला बरादरी है और जितने लोग वहाँ पर अपने केसेस के लिए आते हैं, आप उनको कोई कोविड के लिहाज से कोई मैसेज दीजिएगा। एहतियात लेकिन ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए भी और माशरे के लिए, लिहाजा एहतियात करें और अपनी हिफाजत करें। जी बहुत शुक्रिया आप सब, आपका बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर हमने कोशिश की कि हम बात कर सकें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर सकें। आज 23 मार्च की जो तकरीब थी वो मनसूख की गई थी, आज वो बहुत अच्छे तरीके से शक्करपारी इस्लामाबाद में मनाई गई। मुख्तलिफ ममालिक के जो आर्मी अफसरान हैं वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान आर्मी को भी। और इसके बाद लास्ट में बिल्कुल जो सूरत हाल चल रही है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक ये जो मैलिक बीमारी है कोरोना, इससे सबको बचा के रखे। और आज का जो दिन है, आज के दिन अगर हम दुआ करें, आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बड़े बेटे शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, उनका भी आज विलादत का दिन है, उनका भी आज ज़ुहूर का दिन है। पूरी कायनात को बहुत बहुत मुबारक हो और स्पेशली मोहम्मद आले मोहम्मद को बहुत मुबारक हो। और आज के दिन के सदके दुआ की जाती है कि अल्लाह हम सब में से जितनी भी बुराइयां वो निकाल दे, हम सबको पाकिस्तान के ऊपर वतनी बनने की कोशिश कम से कम हमारे में जरूर है, इतनी इस्तात हमें अता फरमा दे और जो ये बीमारी है इससे दूर रखे सबको। आज तक के लिए अपने फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए, कल आपकी बात के साथ और आपके मसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। पर सर मुझे अपने तस्वीर भेजना प्यारी।